हाँ, अगर एफसीसीपी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ग्रेडियंट लॉस हो जाएगा। तीसरा, एडिशन ऑफ प्रोटीन विद माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल विल हैव नो इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन। व्हाई इट विल नॉट हैव? क्योंकि आपको पता है प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन मूवमेंट के लिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल का इस्तेमाल होता है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आएगा। दिल थाम कर बैठे, रिजल्ट आ रहा है। आंसर हो गया ए एंड बी। आंसर क्या हो गया? ए एंड बी। दोस्तों, आंसर क्या हुआ? ए एंड बी। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। इसमें तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। फटाफट इसका आंसर बताओ। ये तो सिंपल था, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब आपकी। वेरी गुड, शाबाश। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन वन 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 वन, कुछ लोग अभी भी वन और थ्री में कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उसको एक बार चेक करते हैं कि ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है, क्यों गड़बड़ हो रहा है, काहे को गड़बड़ हो रहा है, उसको पता करने की कोशिश करते हैं। फॉस्फोराइलेशन, देखो प्रोटीन डिग्रेडेशन तो इनमें से मोनोइब्रिटाइजेशन, पॉलीसुमोलाइजेशन, एसिटाइलेशन में से प्रोटीन डिग्रेडेशन करा सकता है पॉलीसुमोलेशन। पॉलीयूबिकिटिनाइजेशन एंड पॉलीसुमोलाइजेशन से प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है। डीएनए रिपेयर में कौन इन्वॉल्व है? मोनोयूबिकिटाइजेशन। मोनोयूबिकिटाइजेशन स्टोन प्रोटीन के ऊपर भी हो सकता है, स्पेशली जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो। इवन रिपेयर मशीनरी में भी आपने पढ़ा होगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट होते हैं, वहां पीसीएनए रिंग होती है, उसके ऊपर पॉलीयूबिकिटीन की जगह पर मोनोयूबिकिटीन आकर जुड़ जाता है। एसिटाइलेशन से क्रोमेटिन रीमॉडलिंग करा सकते हैं आप। फॉस्फोराइलेशन से आप सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड चला सकते हैं। चलो देखो कैसे आंसर सही हुआ सबका। तो ए का आंसर हुआ थर्ड, बी का आंसर हुआ वन, बी, ए का आंसर हुआ थर्ड, बी का आंसर हुआ टू, सी का आंसर हुआ वन, और डी का आंसर हुआ फोर। 3214, 3214, 3214 आंसर हो गया थर्ड। क्योंकि सुमो इज अ स्मॉल यूबिकिटीन लाइक मॉडिफायर प्रोटीन, यूबिकिटीन जैसा ही स्मॉल प्रोटीन सुमो प्रोटीन कहलाता है। पॉलीसुमोलाइजेशन भी लाइसिन पर होता है, और इसका मतलब है कि उस प्रोटीन को डिग्रेड करना है, दैट प्रोटीन गेट डिग्रेडेड। पॉलीयूबिटाइजेशन से भी डिग्रेडेशन होता है, पर मोनोयूबिटाइजेशन जनरली प्लेज अ रेगुलेटरी रोल, ये बात ध्यान रखना है। हाँ, डिग्रेडेशन के लिए पॉलीयूबिटाइजेशन चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, पॉलीयूबिटाइजेशन तो डिग्रेडेशन, क्योंकि आपको बस ये छोटी छोटी बातें पता है कि यूबिकिटिन देखेंगे और प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, तो वापस समझ में आया। सुमो इज SUMO, स्मॉल यूबिकिटिन लाइक मॉडिफायर प्रोटीन। ठीक है, चलो धोखा हो गया ना सबके साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बुक ज्यादा लोगों के पास अब तक पहुंच चुकी होगी, और नहीं पहुंची है और आप अपनी तैयारियों को देना चाहते हैं और ज्यादा पंख, तो ये किताब आपके लिए है। क्योंकि इसमें 2011 से लेकर लास्ट जो एग्जाम हुआ है वहां तक के सारे क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल है, प्लस आपकी स्ट्रेटेजी यहां पर अवेलेबल है कि कैसे किस यूनिट को कितना टारगेट करना है, किस सेक्शन को कितना टारगेट करना है। चार, अब दोस्तों अगला जो सेक्शन है दैट इज द साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन से कुछ
बी का आंसर हुआ 1, बी, ए का आंसर हुआ 3, बी का आंसर हुआ 2, सी का आंसर हुआ 1 और डी का आंसर हुआ 4। 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 आंसर हो गया 3rd। क्योंकि सुमो इज अ स्मॉल यूबिक्टिन लाइक मॉडिफायर प्रोटीन, यूबिक्टिन जैसा ही स्मॉल प्रोटीन सुमो प्रोटीन कहलाता है। पॉलीसुमोलाइजेशन भी लाइसिन पर होता है और इसका मतलब है कि उस प्रोटीन को डिग्रेड करना है, दैट प्रोटीन गेट डिग्रेडेड। पॉलीयूबिटाइजेशन से भी डिग्रेडेशन होता है, पर मोनोयूबिटाइजेशन जनरली प्लेज अ रेगुलेटरी रोल, ये बात ध्यान रखना है। हाँ, डिग्रेडेशन के लिए पॉलीयूबिटाइजेशन चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, पॉलीयूबिटाइजेशन तो डिग्रेडेशन, क्योंकि आपको बस ये छोटी-छोटी बातें पता है कि यूबिक्टिन देखेंगे और प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे। ठीक है? तो वापस समझ में आया? सुमो इज SUMO स्मॉल यूबिक्टिन लाइक मॉडिफायर प्रोटीन। ठीक है? चलो, धोखा हो गया ना सबके साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बुक ज्यादा लोगों के पास अब तक पहुंच चुकी होगी, और नहीं पहुंची है और आप अपनी तैयारियों को देना चाहते हैं और ज्यादा पंख, तो ये किताब आपके लिए है, क्योंकि इसमें 2011 से लेकर लास्ट जो एग्जाम हुआ है वहां तक के सारे क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल है, प्लस आपकी स्ट्रेटेजी यहां पर अवेलेबल है कि कैसे किस यूनिट को कितना टारगेट करना है, किस सेक्शन को कितना टारगेट करना है। चार, अब दोस्तों अगला जो सेक्शन है दैट इज द साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन से क्वेश्चन कहां पर आते हैं, या तो इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन से क्वेश्चन बन रहा है, एक्टिन फिलामेंट डायनेमिक्स से क्वेश्चन बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली डिसअसेंबली से क्वेश्चन बनता है, एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल एसिड प्रोटीन से क्वेश्चन बनते हैं, मोटर प्रोटीन से क्वेश्चन बनते हैं, एंड साइटोस्केलेटन का रोल सेलुलर फंक्शन में क्या है वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखें कि क्या क्या क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। चलो, दिमाग लगाओ उस क्वेश्चन के ऊपर। इतने की है बुक। किताब को पैसों से नहीं तोला जाता, पैसों से तो रद्दी बिकती है बेटा। किताब को कंटेंट से तोला जाता है ना? कि भाई अगर किताब 100 रुपए की होती है और रद्दी की किताब है तो आप खरीद लोगे क्या? और कोई बहुत अच्छी किताब है उसके अगर 1000 रुपए भी लगते हैं तो वह ज्यादा उपयोगी है ना? तो किताबों को प्राइस देकर नहीं लिया जाता, और न ही कोई कोर्स को भी प्राइस देकर लिया जाता है या सस्ता मिल रहा है वहां भी, न घर की मिठाई भी। कोई भी चीज जो हमारे सेहत से, हमारे दिमाग से, हमारे काम दैनिक काम से रिलेटेड चीजें हैं, वो प्राइस देखकर तो नहीं ली जाती कि यहां पर मिठाई सस्ती मिल रही है यहां से ले लो। नहीं, जहां पर बढ़िया मिठाई मिल रही है, 2 पैसे ज्यादा लगे कम लो, पर अच्छी लो। से आपके लिए बेहतर हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। इट शुड बी रीजनेबल अफोर्डेबल, है ना बच्चे? तो हर चीज महंगी बढ़िया नहीं होती और हर चीज सस्ती बढ़िया नहीं होती। जो आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है वही सबसे बढ़िया होती है। प्राइस तो मुझे भी नहीं पता बेटा, मैं तो ये कह सकता हूं कि किताब आपके लिए बेहतर है। चलो, बैंड, ये क्या है? आरबीसी साइटोस्केलेटन से क्वेश्चन है। बैंड 3 प्रोटीन सर्व एज बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम लाइक ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। बिल्कुल सही बात है, कई सारे ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है वो आरबीसी के साइटोस्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे 2 घंटे तक क्या, एग्जाम तक मैं नहीं हटाऊंगा इस वीडियो को आपके लिए। अरे भाई, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मैं कैसे हटा दूंगा? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मेरे लाइव सेशन नहीं देख पाते, वो बाद में देखते हैं, और ये फायदा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ना। फिर कहा है एंकरिंग प्रोटीन इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट फॉर्मिंग अ टेट्रामर विद एन अल्फा बीटा सेकेंडरी। एंकरिंग प्रोटीन का काम ये नहीं है, एंकरिंग प्रोटीन का काम तो एंकर करना है। किसके साथ? कि बैंड 3 प्रोटीन और ग्लाइकोफोरिन के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनाना है। अल्फा और बीटा सब यूनिट तो स्पेक्ट्रिन की होती है। फिर कहा है स्पेक्ट्रिन लिंक्स द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सच एज बैंड 3 एंड ग्लाइकोफोरिन सीन। ये एंकरिंग प्रोटीन का काम है। स्पेक्ट्रिन तो एक मैश नेटवर्क बनाता है आरबीसी के साथ, और वो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये भी गलत बात है।
Mutation in RBC cytoskeleton can lead to a conditions like hemolytic anemia where erythrocytes become spherical. बिल्कुल सही बात है। तो ए और डी ओनली सही बात है। तो जिन्होंने भी ए और डी सही कहा है उनका आंसर परफेक्ट है, सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन वापस साइटोस्केलेटन से है। और साइटोस्केलेटन अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम के अंदर। साइटोस्केलेटन के प्रोटीन, स्केलेटन एसोसिएटेड प्रोटीन और मॉलिक्यूलर मोटिलिटी जरूर करके जाएगा, एक टेबल बनाकर उन सब चीजों को याद करिएगा। वेरी गुड, शाबाश। बायोलॉजी पिंकी, एस एम, सुप्रिया, सौम्या, संगीता, श्वेता, शिवा, रूमी, आस्था, अन्नू, सबने सही दिया। हाँ, ऑब्वियसली एग्जाम मैपिंग के टॉपिक और ये क्वेश्चंस तो आपस में मैच हो गई होंगे ना बेटा। एग्जाम मैपिंग में हम टॉपिक वो लेकर आते हैं जहां से क्वेश्चंस आएंगे, और यहां पर तो मैं वो क्वेश्चंस ही लेकर आया हूं जो एग्जाम में आएंगे, तो ऑब्वियसली दे हैव टू बी मैच्ड। हाँ, दिसंबर 2023 वाले भी पीवाईक्यू उसके अंदर इंक्लूडेड है, और दिसंबर क्या, जून वाला भी उसमें इंक्लूडेड है। पीडीएफ अपलोडेड नहीं हुआ तो मैंने बताया ना, लवली सिंपल सा एक फोन करो 9172226688 एक्सटेंशन 2 और बताओ, दे विल अपलोड इट, लवली, है ना। आपके लिए तो है ना वो सारी चीजें। देखो, प्रोटीन sorry prophylline binds to G actin and promotes ATP exchange while cophylline binds ADP actin filament and destabilize them। बिल्कुल सही बात है, प्रोफिलिन प्रमोट करता है, कोफिलिन दुश्मन है, ये बात तो सही है। साइटोकैल्सिन इनहिबिट ट्यूबुलिन सबनेट, नहीं, साइटोकैल्सिन का ट्यूबुलिन से लेना देना नहीं है, साइटोकैल्सिन का लेना देना एक्टिन से है ना। कॉल्चिसिन इनहिबिट एक्टिन, नहीं, साइटोकैल्सिन है वह यहां पर इंटरचेंज हो गया है, इंटरचेंज हो गया, ध्यान रखिएगा। कॉल्चिसिन है वह माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करता है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करेगा वह माइटोसिस को प्रभावित करेगा। जो साइटोकैल्सिन है वह साइटोकाइनेसिस को इनहिबिट करता है, वह सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस को इनहिबिट करता है। तो बी और सी दोनों चले गए, वाह जी वाह। फिर कहा है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइज एट द प्लस एंड, ऑब्वियसली तभी उसका प्लस एंड है, एंड अंटिल एनाफेज, और एनाफेज के बाद वापस शॉर्टन होना शुरू होते हैं, डीपॉलीमराइज होना शुरू होते हैं वापस, तभी तो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल सही बात है। गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स मीडिएट्स माइक्रोट्यूबुल असेंबली एंड रिमेन एसोसिएटेड विद द माइनस एंड, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए सही बात है, डी सही बात है, और ई सही बात है। मैं वापस कह रहा हूं, अगर अब तक आपने माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन एसिडिक प्रोटीन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनने वाला है, एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनने वाला है, डेफिनेटली बनने वाला है। चलो इसका उत्तर दो, फटाफट इसका उत्तर दो। क्वेश्चंस अच्छे लगे, थैंक यू आस्था। हाँ, अब वही तो दिमाग लगाना है, किसको एलिमिनेट करने पर रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है और हमें सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। रिंग कॉम्प्लेक्स, जहां जो न्यूक्लिएशन स्टेप कराता है, माइनस एंड की तरफ बाइंड होता है, फिर माइक्रोट्यूब्यूल बननी शुरू होती है, प्लस एंड पर फिर आगे और एक्सटेंशन होता है। थर्ड और फोर्थ सेम ही है, ओके। थर्ड और ऑफ सी डी ए कहां है, थर्ड और फोर्थ सेम है, अलग अलग है ना। का इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। अच्छा, इस बार इंटरमीडिएट फिलामेंट से क्वेश्चन है। कुछ प्रोटीन हैं जो इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ जुड़े हुए हैं, कौन से इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं? तो देखो तीन तीन ऑप्शंस हैं, इसका मतलब एक नहीं जुड़ा होगा,
काइनेसिन इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ नहीं जुड़ा होता है। काइनेसिन, डाइनिन और काइनेसिन वो किसके साथ जुड़े होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड के साथ जनरली काइनेसिन होता है और माइनस एंड के साथ डाइनिन होता है। आंसर क्या हुआ? ए, बी एंड सी। प्लैक्टिन, फ्लैजरिन और डेस्मोप्लेकिन, ये कुछ ऐसे प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा, लास्ट स्लाइड के अंदर क्या कहा गया? अच्छा, लास्ट स्लाइड, ओहो क्वेश्चन ही छूट गया हमारा। ये क्वेश्चन हमने मिस कर लिया इसका, तो चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर तो, अच्छा क्वेश्चन 13 पे थे, 14 पे चले गए। मैच द फॉलोइंग वाला। तो देखो क्या कहा है, एक्स मैप इनमें से क्या करता है? तो एक्स मैप इनमें से क्या करता है? एक्स मैप इट स्टेबलाइज द प्लस एंड प्रमोट रैपिड ग्रोथ। कैटेनिन सीवियर माइक्रोट्यूब्यूल। ऑगमीन इट प्रमोट्स माइक्रोट्यूब्यूल ब्रांचिंग। EG5 इट हैज अ मोटर एक्टिविटी, साइटोकाइनेसिस में भी काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल डायनेमिक्स को भी प्रभावित करता है। तो यहां पर थर्ड और फोर्थ सेम है, 4 1 2 3 बिल्कुल सही है, 4 1 2 और 3। ओके ओके, आंसर क्या होना चाहिए? 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 4 1 2 और 3, 4 1 और 2 और 3, दोनों से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर लेते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं ताकि ये बाहर से ये थर्ड कर लेते हैं और इधर इधर 2 कर लेते हैं। घर की तो बात है, इसलिए ये नहीं हो सकता, आंसर थर्ड हो गया। ठीक है, ओके, हो सकता है बेटा क्वेश्चन फटाफट बनाने के चक्कर में ऑप्शन में इतना ध्यान नहीं दिएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अगला, इस क्वेश्चन में तो हमने बात ही कर लिया कि इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ कौन से जुड़े हुए, तो प्लैक्टिन, डेस्मोप्लेकिन। तो आप जब सेल टू सेल इंटरेक्शंस पढ़ते हैं तब भी इनके बारे में पढ़ते हैं, डेस्मोसोम्स पढ़ते हैं। फ्लैग्रीन भी इंटरमीडिएट बंडलिंग प्रोटीन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। और जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोसोम और जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, थर्ड को रॉन्ग करे, कोई बात नहीं पूजा, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कंसेप्ट सही है तो एवरीथिंग इज फाइन। चलो, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता ही बनता है, बताओ इसका क्या प्रोबेबल आंसर होगा? व्हाट वुड बी द प्रोबेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट बताओ। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन से ये क्वेश्चन है जो आराम से आप बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाऊं ताकि आपको आराम से दिखे। चलो, हर ऑप्शन देखो, सबको ट्राई करना है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो ट्राई नहीं कर रहा है। सबको ट्राई करना है, प्लीज ट्राई करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, लिखवा के ले लो मुझसे बात। अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर है तो सेल बायोलॉजी में आप धोखा नहीं खाएंगे, बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर मेरे इंटेलिजेंट बच्चों। देखो, किसी ने आंसर 3 दिया है, किसी ने 2 दिया है, किसी ने 1 दिया है, किसी ने 3, किसी ने 4, 1 2 3। अरे यहाँ तो पूरा इंद्रधनुष ही हो गया। सब ने सभी तरीके के उत्तर दे दिए कि सर आपको जो पसंद है वो रख लीजिए। सुपर्णा कह रही है 2 को कंफर्म करो, पीयू कह रही है तो 3 है, अभी भी 4 3 2 1। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर लोचा हो रहा है, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन को अपने ध्यान से नहीं पढ़ा, बाकी इतनी डाइवर्सिटी क्वेश्चंस में नहीं हो सकती। हाँ, H1 लिंकर सुनता, ये बात तो सही है। चलो देखें क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि आपने तो सभी रंगों का बारिश कर दी है, सतरंगी बना दिया है कमेंट बॉक्स को। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ
a DNA wrapped around a stone octamer containing 2 copies each of H1, H2A, H2B and H4। नहीं, H1 नहीं होता न्यूक्लियोसोम में, ए मर गया। ए मरते ही आपके 2 ऑप्शन तो कट गए। ऐसे एलिमिनेट करते हैं एग्जाम, ऐसे एलिमिनेट करते हैं एग्जाम में ऑप्शंस को। तो अब हमारी सही होने की गुंजाइश बढ़ गई, क्योंकि तो पता ही है ना न्यूक्लियोसोम में H2A, H2B, H3 और H4 होते हैं, दो दो। फिर क्या है, देखो डी दोनों में कॉमन है, सी भी दोनों में कॉमन है, तो सी और डी क्यों देखें, बी और ई देख लें। ई 31 nm फाइबर इज अ हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर बाय फोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। अरे ये तो बात सही है, ये तो बात सही है, इसका मतलब उत्तर ही निकल आया कि भाई न्यूक्लियोसोम से ही तो अगला लेवल 30 nm बनता है। फिर कहा है स्टोन H1 बाइंड टू न्यूक्लियोसोम एंड एड्स इन कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमेटिन। वैसे ये तो सही था, बिल्कुल सही बात है। डीएनए मिथाइलेशन टिपिकली टिपिकली मतलब ज्यादातर सीपीजी आइलैंड्स पर होता है और जीन साइलेंसिंग करता है। हाँ ये बात भी सही है। टिपिकली का मतलब साधारणतः ऐसा देखने को मिलता है। स्टोन एसिटाइलेशन इज जनरली लिंक्ड टू ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन। नहीं, स्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज रिप्रेशन नहीं कराता है, एक्टिवेशन कराता है। क्योंकि स्टोन प्रोटीन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप लगेगा तो इओक्रोमेटिन फॉर्म होगा, इओक्रोमेटिन फॉर्म होने पर ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन होता है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर तो 2 ही होगा। तो ऐसे पहले रिस्क को मिनिमाइज करो, रिस्क को आपने मिनिमाइज कर लिया, फिर देखो कि हमें उन ऑप्शंस पर ध्यान ज्यादा मत दो जो कॉमन है, जिनसे डिसीजन होने वाला है उन स्टेटमेंट पर ध्यान दो। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आएंगे, यही तो मैं कह रहा हूं, ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे। कोई 2-2 लाइन वाले बाकी जगह करा रहे हैं, 2-2 लाइन के क्वेश्चन वैसे नहीं आते, सिर्फ नेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। और आप सरप्राइज हो जाएंगे जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, अरे ये तो क्वेश्चन वही है। These are the level of questions which are expected to appear in CSR नेट एग्जाम, है ना। क्या हुआ दीप्ति, किस चीज का रिप्लाई करें। हाँ ये क्वेश्चंस मैंने क्या किया, पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस डिफरेंट एआई टूल में डाले और पता करने की कोशिश की कि क्या कंसेप्ट से बार बार रिपीट हो रहे हैं। वहां से मेरे को एक जवाब आया, उन लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन, उनमें से वापस हमने पहले 50 क्वेश्चन 50 को 21 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया और फिर मैं आपके सामने लेकर आया, जिसके बेसिस पर भाई एआई और कैलाश सर का दिमाग ये कहता है कि ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। और मेरा दिल भी तो कह रहा, दिल भी तो मान रहा है, इवन जिन्होंने सीएसआर नेट का एग्जाम दिया उन्हें भी पता है, एक बार जिन्होंने भी एग्जाम दिया दे कैन अंडरस्टैंड कि यस एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न क्वेश्चंस दे अपीयर इन दिस एग्जाम। सीपीजी आइलैंड पर अगर मिथाइलेशन हो तो जेड फॉर्म कैन बी फॉर्म्ड, यस दैट्स ट्रू जयदीप, गुड। देखो यहां पर भी गड़बड़ कर रहे हैं, कहा गया है देखो स्टोन वेरिएंट लाइक सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए रिप्लेस H3 एट सेंट्रोमेर, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो वेरिएंट स्टोन इनको भी याद कर लीजिएगा, H2AX, मैक्रो H2A, H3 की जगह सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए, इन सबको याद कर लीजिएगा एक बार। 11 nm fibers are bead on string formed at physiological ionic strength। नहीं, फिजियोलॉजिकल आयनिक स्ट्रेंथ पर, यानी जो सेल के अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन या आयनिक स्ट्रेंथ होती है वहां पर 30 nm फाइबर फेवर होगा। ये जो 11 nm न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर लो आयनिक स्ट्रेंथ पर देखने को मिलता है। इसने कहा है लो आयनिक स्ट्रेंथ पर आपको 30 nm फाइबर मिलेगा, नहीं, लो आयनिक स्ट्रेंथ पर पतला 11 nm वाला दिखाई देगा और हाई कंपेरेटिवली जो फिजियोलॉजिकल आयनिक स्ट्रेंथ है वहां पर आपको 30 nm फाइबर देखने को मिलेगा। ये बात तो गड़बड़ हो गई, बी तो गड़बड़ हो गया, ए सही है। ए सही है अगर ये पता है तो मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता था, पहले ही कट गया कि ए आप अगर लगता है सही है तो।
अब सब पलटेंगे, हाँ अब सब पलटेंगे। न्यूक्लियोसोम कोर कंसिस्ट ऑफ stone octamer, to each of H2A, H2B, H3, H4, around which DNA winds around 1.65 times। बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है, जीन रिच रीजन्स आर टिपिकली लोकेटेड टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। नहीं, जीन रिच रीजन है वह सेंटर की तरफ होते हैं, पेरिफेरी की तरफ तो जनरली हेट्रोक्रोमेटिन होता है, जिसके अंदर जीन डेंसिटी कम होती है दोस्तों। किस चीज की रीडिंग ना कराए? चलो चलो, आप इसमें तो कंसेप्ट समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिख कर कौन पढ़ाता है आज के जमाने में? किस दुनिया की बात कर रही हो शिवानी? जमाना बदल चुका है, समय बलवान है, लिखने में समय व्यर्थ करने वाला जमाना गया। आज का समय है कम समय में बेहतर ज्ञान अर्जित करना, और अब मैं हर क्वेश्चन को लिखूं और फिर आंसर दूं, वो जमाना गया। आज का टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा बच्चों। लिखने वाला जमाना कब का ही चला गया। अब बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ज्यादा ध्यान लिखने में नहीं, राइटिंग में नहीं, डायग्राम में नहीं, समझाने में जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर को क्या अच्छा लगता है कि बच्चों तक ये मैसेज कैसे ज्यादा बेहतर ढंग से कन्वे किया जाए, वह मीडियम सबसे बेहतर है। टीचर अच्छा होना चाहिए, पावर पॉइंट वगैरह सब सेकेंडरी बातें हैं। मैं चाहे पावर पॉइंट से पढ़ाऊं, मैं लिख कर पढ़ाऊं, मैं एनिमेट करते हुए पढ़ाऊं, पीछे वीडियो चलाकर पढ़ाऊं, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो कई सारे वीडियो कंटेंट इस यूट्यूब पर पड़े हैं, बेस्ट एनिमेटेड वीडियोस पड़े हैं, पर फिर भी वो आपको पसंद नहीं आएंगे। और लिख लिख कर पढ़ा रहे हैं, हर एक शब्द को लिख रहे हैं, ऐसे वीडियो भी पड़े हैं यूट्यूब पर आप उसकी तरफ झांकोगे तब भी नहीं। व्हाट मैटर्स इज अ टीचर, नॉट अ टेक्नोलॉजी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी फेल्ड टू रिप्लेस द टीचर। देखिए क्वेश्चंस, और आज तो हाँ पुणे से धमाकेदार सेशन होने वाला है, एग्जाम मैपिंग। आज दादा सर आने वाले हैं, आपको बहुत मस्त ढंग से पढ़ाने वाले हैं। अब वो तो किसी को शाहरुख खान भी अच्छा लगता है, तो किसी को सलमान खान अच्छा लगता है, तो किसी को टाइगर श्रॉफ भी अच्छा लगता है, किसी को वरुण धवन भी अच्छा लगता है, तो किसी को राजकुमार राव भी अच्छा लगता है ना? और हमें तो राजपाल यादव भी अच्छा लगता है, तो क्या करें? मैं तो कहूँगा राजपाल यादव हीरो होना चाहिए, पर सभी लोग उससे थोड़ी यकीन रखते हैं। चलो, सब टीचर्स की हमारी अलग अलग स्टाइल है। देखो क्या कहा है, साइंस आर शॉर्ट इंस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट्स, दे रिलाई ऑन मशीनरी ऑफ लाइंस फॉर देयर ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात है, साइंस छोटे साइज के होते हैं,